विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। तो उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। उत्तराखंड में आज का टॉपिक है वन संबंधी योजनाएं, कार्यक्रम और संस्थाएं। वन संबंधी योजनाएं। तो भाई उत्तराखंड में वनों के विकास के लिए कई योजनाएं, कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, उनमें से कुछ खास बता रहा हूं मैं। जैसे मिश्रित वन खेती मॉडल, मिश्रित वन खेती मॉडल, कोटमल्ला रुद्रप्रयाग, कोटमल्ला रुद्रप्रयाग के निवासी जगत सिंह चौधरी जंगली, इनका नाम याद रखना है भाई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जंगली उपनाम से जाने जाते हैं कौन? आंसर जगत सिंह चौधरी। ठीक है, जंगली ने विगत 30 वर्षों की मेहनत, 30 साल से लगे हुए हैं, 30 से ज्यादा हो गए वैसे इन्हें। ठीक है, 30 वर्षों की मेहनत से मिश्रित वन खेती का मॉडल तैयार किया है। मिश्रित वन खेती का मॉडल, उनका मानना है कि उत्तराखंड हिमालय सहित संपूर्ण देश ही नहीं अपितु विश्व के लिए मिश्रित वन खेती को अपनाया जाना पारिस्थितिकी संतुलन, पर्यावरणीय संरक्षण, जल संरक्षण के साथ साथ सतत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उनके इस सफल प्रयास के लिए उन्हें आर्यभट्ट सम्मान 2006 दिया गया। आर्यभट्ट सम्मान 2006 दिया गया। तो एक तो आपने जगत सिंह चौधरी जंगली का नाम याद रखना है। तो जंगली उपनाम किसका है? आंसर जगत सिंह चौधरी का। मिश्रित वन खेती मॉडल पिछले 30 सालों से क्या कर रहे हैं? मिश्रित वन खेती मॉडल, यानी वन खेती सब एक साथ, है ना। आपने मैदानी इलाकों में भी देखा होगा, लोग खेती भी कर रहे हैं, नीचे फसलें भी उगा रहे हैं, साथ में पॉपुलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो लंबे लंबे जो सीधे पेड़ होते हैं, साइड लगाते हैं, बीच में भी लगाते हैं, ज्यादा छाया तो देते नहीं वो, है ना। चलो जी, अगले वृक्ष मानव। उत्तराखंड के वृक्ष विहीन पहाड़ों पर वृक्षारोपण करने के कारण विश्वेश्वर दत्त सकलानी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानव के नाम से जाने जाते हैं। वे इस कार्य को 1949 से कर रहे हैं। तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानव के नाम से कौन विख्यात है? आंसर विश्वेश्वर दत्त सकलानी। बार बार याद करना है आपने, विश्वेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानव। ठीक है, 1949 से इसी कार्य में लगे हुए हैं। अपना गांव अपना वन, यह योजना गांवों को वन से जोड़ने के लिए चलाई जा रही है। इसके तहत वन भूमि में से अतिक्रमण हटाकर उस पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। वन भूमि से अतिक्रमण हटाकर, तो अपना गांव अपना वन, ये भी चल रहा है कार्यक्रम। ठीक है, नागरिक एवं स्वयं वन विकास योजना, नागरिक एवं स्वयं वन विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत नागरिक एवं स्वयं वनों को वन विभाग को हस्तांतरित करके उसका वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध किया जा रहा है। ठीक है, तो आपसे यही पूछेगा कि नागरिक और स्वयं वन विकास योजना के तहत क्या हो रहा है। तो इस नागरिक और स्वयं वन विकास योजना के अंतर्गत नागरिक एवं स्वयं वनों को, नागरिक एवं, सुना होगा आपने सिविल स्वयं वन, वनों के भी जब हम प्रकार पढ़ते हैं ना, तो वहां पढ़ते हैं कि भाई ये सिविल स्वयं वनों में आता है। तो नागरिक एवं स्वयं वनों को वन विभाग को हस्तांतरित करके उसका वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध यानी मैनेजमेंट किया जाता है। इतना समझ में आ गया। वन पंचायत अगला है, वन पंचायत। वनों के विकास और सुरक्षा के लिए राज्य में अब तक लगभग 12,168 वन पंचायतों का गठन किया जा चुका है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कितनी वन पंचायत है, आपने बोलना है 12,168। ये संख्या बढ़ सकती है समय के साथ। ठीक है, समय के साथ क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। तो 12,168 करके याद करना। ठीक है, ये 121 कर लो या 12,168 वन पंचायत है। कुल वन पंचायतों का गठन किया गया कितनी? 12,168, जो कि लगभग 5.5 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र का संरक्षण कर रही है। कितना? 5.5 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र का संरक्षण कर रही है। राज्य में वन पंचायत व्यवस्था ब्रिटिश काल से चली आ रही है। वन पंचायत व्यवस्था कब से चली आ रही है? 1931 से चली आ रही है। ब्रिटिश काल जब था तो 1931 से चली आ रही है। पंचायतों को वनों का प्रबंध और वन उत्पादों के उपयोग का अधिकार है। पंचायतों को वनों का प्रबंध करने और वन उत्पाद का सॉरी ठंड अपने चरम पर है ना। तो पंचायतों को वनों का प्रबंध और वन उत्पादों का उपयोग का अधिकार है। इतना समझ में आ गया? ठीक है।
ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायतों के बाद वन पंचायतें दूसरी ऐसी कानूनी संस्थाएं हैं जिन्हें गांव के सामूहिक विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार है। यह देश में अपनी तरह की अकेली व्यवस्था है। फिर बता दूं, ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायतों के बाद, ग्राम सभा समझते हैं आप क्या होती है? ग्राम सभा गांव की सभा है ना, ऐसे लिखेंगे। हाँ, ग्राम सभा बोल रहा हूं मैं। ग्राम सभा किसे कहा जाता है? गांव में जितने भी ऐसे लोग जो जिनका वोट डालने का अधिकार होता है या वोटर होते हैं 18 साल के, उन सबको मिलाकर ग्राम सभा का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, उन सबको मिलाकर बोलते हैं ग्राम सभा। तो ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायतों के बाद पहले नंबर पे ग्राम पंचायतें हैं, दूसरे नंबर पे वन पंचायतें हैं, है ना, के बाद वन पंचायतें दूसरी ऐसी कानूनी संस्थाएं हैं। कानूनी संस्थाएं हैं पे ध्यान देना है। किस पर? कानूनी संस्थाएं हैं जिन्हें गांव के सामूहिक विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार है। यह देश में अपनी तरह की अकेली व्यवस्था है। नए कानून के अनुसार वन पंचायतों के कुल 9 सदस्यों में से 4 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाता भाई कि नए कानून के अनुसार वन पंचायत के कुल 9 सदस्य, वन पंचायत में कुल कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य। 9 सदस्यों में से एक महिला सदस्य कितनी होनी चाहिए? आंसर 4 महिलाओं का होना जरूरी होता है। इतना समझ में आ गया? तो मैं जो टेस्ट दूंगा आपको उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछूंगा, पहले लीक कर देता हूं मैं, लेकिन पेपर होगा कब? जब आप भूल जाओगे। ठीक है, ये तो रैपिड नहीं बोलते, एकदम से टेस्ट लेना, या फिर 1 महीने बाद। अभी तो हाल ही है कि कल ही भूल जाते हैं, है ना, तो याद करते रहो, बार बार सुनते रहो, क्या दिक्कत है। अभी हाल ही में वन पंचायतों में कुल सीटों का 50% महिला हेतु आरक्षण करने की व्यवस्था की गई है। इतना समझ में आ गया? 50% महिलाओं हेतु आरक्षित करने की व्यवस्था। 50% वन पंचायतों में जितनी सीटें होती हैं उसकी 50% क्या होंगी? महिलाएं होंगी। इतना समझ में आ गया? अगला है भाई नर्सरियां। क्या है? वृक्षारोपण की तकनीकी को उच्च स्तरीय बनाने के लिए राज्य में कई हाईटेक वन नर्सरियां स्थापित की गई है। 6 जनवरी 2006 को राज्य में पौधरोपण नीति लागू की गई। पौधरोपण नीति कब लागू की गई? 6 जनवरी 2006 को लागू की गई। पौधरोपण नीति कब लागू की गई उत्तराखंड में? 6 जनवरी 2006 को लागू की गई। इस प्रकार पौधरोपण नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य हो गया है। तो फिर दोबारा मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा। एक तो यही पूछूंगा कि पौधरोपण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। दूसरा मैं पूछूंगा कि पौधरोपण नीति कब लागू की गई उत्तराखंड में? 6 जनवरी 2006। और यही है वो क्वेश्चन जो आपको क्या करते हैं? पीछे ले जाते हैं। 6 जनवरी किसको याद रहना है ना, 2006 किसको याद रहना? तो करना पड़ेगा। कितना आसान है, 6 इधर भी 6 उधर भी, बीच में जनवरी 2000 याद करना आपने। 6 जनवरी 2006। दूधातोली लोक विकास संस्थान उफेरो खाल। भाई दूधातोली लोक विकास संस्थान पता ही है आपको। सच्चिदानंद भारती पानी राखो आंदोलन याद है? तो जो गुरुजी थे आपके, कौन? सच्चिदानंद भारती, इस संस्था के माध्यम से उफेरो खाल पौड़ी में बरसाती पानी को जल तलैयाओं में, जल तलैया समझते हैं, जल तलैयाओं में रोककर बेकार चले जाने वाले पानी के अधिकतम सदुपयोग के प्रयास में लगे हैं। उनके इस प्रयास से इस क्षेत्र में हरियाली तो बढ़ी ही है, साथ ही में जल, जंगल और जमीन को भी पर्याप्त संरक्षण हुआ है और भूमि कटाव, बाढ़ आदि में कमी आई है। ठीक है, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती है। कारण भाई इतनी बारिश होती है, सब गार्ड गदेरों से कहाँ नीचे नदी में, नदी से फिर कहाँ नीचे, है ना। और पहाड़ की जवानी मतलब अरे जैसे ही जवान हुए वैसे ही क्या बाहर, है ना। अब फिर अब तो क्या जवानी की, अब तो बचपना भी काम नहीं आ रहा, है ना। सब भी धानी देहरादून, खानी पीनी देहरादून, यही है लाइन। चलो बढ़िया है भाई। अब हम क्यों दोष दें किसी को जब हम लोग खुद मैदानी इलाकों में बैठे हुए, है ना। तो दूधातोली लोक विकास संस्थान उफेरो खाल के बारे में मैंने बता दिया। इको टास्क फोर्स क्या है? इको टास्क फोर्स
भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने, भूतपूर्व, यहां से क्वेश्चन बना, इको टास्क फोर्स किससे संबंधित है? आंसर भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने से संबंधित है। और रोजगार कैसा? मतलब वनीकरण में उनकी सहायता से क्या करना है? वनीकरण में वृद्धि करनी है, वनों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में इस फोर्स का गठन 2008-9 में किया गया। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि इको टास्क फोर्स का गठन उत्तराखंड में कब किया गया? 2008-9 में। 2008। भाई बच्चे क्या करते हैं? बच्चे यही तो छोड़ते हैं कि कब किया गया, कौन पढ़ रहा, कौन क्या। हम जी इतिहास पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसमें डेट होती है। आप लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, कहीं डेट आई अभी याद करने लायक? अब आएगी मॉडर्न में। गांधी जी जब छींकेंगे भी तो वो भी डेट याद करनी है ना, कि गांधी जी क्या कब है। हाँ हाँ, मतलब करना पड़ेगा ना कि दांडी मार्च किया किस तारीख को चले, कितने लोग साथ थे, उत्तराखंड के 3 लोग कौन थे, कब दांडी पहुंचे, दांडी कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सब पढ़ना पड़ता है ना। लास्ट टाइम पे गांधी कौन सी जेल में, तो वहां पर भाई डेट याद करनी पड़ती है, थोड़ा क्रम याद करना पड़ता है। यूपीएससी तो क्रम पूछती है, बाकी जो आपका लोक सेवा आयोग है वो डेट भी पूछ लेता है उत्तराखंड का। जैसे उसने दांडी मार्च की डेट पूछी, उसने असहयोग आंदोलन की डेट पूछी, उसने तिलक की मृत्यु की डेट पूछी। तिलक की मृत्यु की डेट इसलिए पूछी कि भाई जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू होना था, अब आपने पता चला असहयोग आंदोलन की डेट याद कर दी, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसी दिन तिलक की भी मृत्यु हो गई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इतने बड़े नेता थे, है ना, जिन्होंने कभी शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव, है ना, प्रारंभ किया था। वो समझ गए थे यहाँ के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को समझ गए थे कि ये लोग राजनीतिक के लिए इकट्ठे नहीं होंगे, तो उन्होंने किस चीज का सहारा लिया? शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी, तो शिवाजी महोत्सव मनाया। तो शिवाजी के नाम पर क्या हुए, लोग इकट्ठे हुए महाराष्ट्र के। फिर उन्होंने गणपति बाप्पा मोरिया, सुना है? अब तो इतना बड़ा फेस्टिवल हो गया, वो सरकार के नाक में दम हो जाता है कि भाई क्या करें, इतनी भीड़ हो गई। तो वो जो गणपति महोत्सव था उसके पीछे जो उद्देश्य था तिलक का, वो ये था कि एक बार भीड़ इकट्ठी हो जाए भगवान गणेश के नाम पर, उसके बाद उनमें राजनीतिक चेतना भरनी है। क्या करनी है? देश के लिए बताना है कि भाई देश में क्या होना चाहिए। समझ में आया? तो इन सब की डेट ये अभी आपके लिए होमवर्क है, वो हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा मैं। आपने बताना तिलक ने गणेश महोत्सव कब शुरू किया, तिलक ने शिवाजी महोत्सव कब शुरू किया, है ना। समझ में आ गया कि नहीं आया? स्वशासन है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है तिलक। हाँ तो ढूंढ के रखना, मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री में। अब इसके बाद हिस्ट्री तो पढ़नी है हमने, मॉडर्न में पहुंचने वाले हैं हम। अब भैया अगला टॉपिक है वन्य जीव एवं संरक्षण। क्या है? वन्य जीव एवं संरक्षण। तो राज्य, उत्तराखंड राज्य के प्रथम वन्य जीव संरक्षक केंद्र के रूप में 1935 में देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। तो देश का पहला, देश कह रहा हूं मैं, सॉरी, उत्तराखंड राज्य का पहला वन्य जीव संरक्षण केंद्र, उत्तराखंड का पहला वन्य जीव संरक्षण केंद्र 1935 मोतीचूर देहरादून वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी, जो 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में समाहित हो गया। ये भी बता दूं, ये राजाजी जो है ये टिहरी के राजा नहीं है, ये राजाजी सी राजगोपालाचारी, क्योंकि सी राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और उनका उपनाम था राजाजी। उनके नाम पर है ये राजाजी नेशनल पार्क। किसके नाम पर है? सी राजगोपालाचारी। इनका एक उपनाम CR भी था। क्या था? CR, सी राजगोपालाचारी, तो CR, ठीक है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में समाहित हो गया। फिर क्वेश्चन पूछूंगा मैं, मोतीचूर वन्यजीव विहार राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में समाहित हो गया कब? 1983। इंदिरा गांधी जी की जो मृत्यु है उसको बेस ईयर मानना आपने, 84, ठीक है। एक बहुत बुरा समय देखा इस देश ने, देश की प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, उसके बाद दंगे हुए, आतंकवाद हुआ, है ना, 84 के दंगे, ठीक है ना। तो उसको बेस ईयर मानना चाहिए। उसके आगे और पीछे की डेट याद करने के लिए 84 से 1 साल पहले, 84 के इतने साल बाद, ऐसे करके याद करना चाहिए। तो 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में समाहित हो गया। इस समय भाई क्या वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हमारे राज्य में
6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने? 6 नेशनल पार्क हैं, 7 वन्य जीव विहार हैं, 4 संरक्षण आरक्षित हैं, 1 उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है और 1 जैव सुरक्षित क्षेत्र है। क्या है? तो फिर बता दूं, 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 7 वन्य जीव विहार हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या अंतर होता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? क्यों बोलते हैं हम ऐसा कि ये जी ये नेशनल पार्क है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? ये पर्यावरण जब मैं पढ़ा रहा हूँगा वहां पर पूरा डिटेल होगा एनवायरमेंट में, ठीक है। इस पर एक मेंस में मतलब क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा मैं आपको कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर होता है। फिलहाल आपने ढूंढना है डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 4 संरक्षण आरक्षित हैं। क्या है? 1 उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है, 1 उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है और 1 जैव सुरक्षित क्षेत्र है। क्या है? जैव सुरक्षित क्षेत्र है। इतना समझ में आ गया। और जैव सुरक्षित क्षेत्र कौन सा है हमारा? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी, इसका भाई क्षेत्रफल याद कर लेना 5860.6। कितना? हाँ, या ऐसे याद करना 5860 सही रहेगा मेरे ख्याल से, 5860.6 वर्ग किलोमीटर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। चमोली में भी पड़ता है, बागेश्वर में भी पड़ता है, पिथौरागढ़ में भी पड़ता है। क्या पड़ता है? चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। इतना समझ में आ गया। और स्थापना कब की गई थी इसकी? अगर मैं लास्ट वाले के बारे में बता रहा हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसकी स्थापना 1988 में की गई थी भाई। कब की गई थी? तो 586 या सॉरी 5860.6 वर्ग किलोमीटर। देखो अगर 5860.6 करेंगे लंबा हो गया, दिमाग लंबा चीज को याद नहीं रख पाता है। 5860 को याद कर लेगा दिमाग आपका, 5860.6 वर्ग किलोमीटर। समझ में आ गया? अरे भाई समझ में आया? ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, साथ में विश्व विरासत धरोहर सूची में भी आता है। ये विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2 आते हैं। एक आता है आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व या नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा आता है सॉरी फूलों की घाटी। क्या आता है? तो एक बना था 1988 में यूनेस्को की जो लिस्ट में, विश्व धरोहर सूची में, और एक बना था 2005 में। इतना क्लियर हो गया? करेंगे इसके बारे में। और बाकी जो संरक्षण आरक्षित हैं वो हमारे उनके ना याद कर लो, क्योंकि 4 हैं। 4 जहाँ पे होता है वो क्वेश्चन होता है दरअसल। क्या होता है? क्या होता है? क्योंकि भाई 4 ही ऑप्शन होते हैं। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन नहीं है, कौन है। अब तो कूट मिलेंगे ना आने वाले समय में। अभी तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मैंने कहा नहीं कि पेपर का लेवल क्या होगा, ऊपर होगा। तो भाई जैसे एक संरक्षण आरक्षित में मैं बता दूं तो आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित है एक। तो क्या है? संरक्षण आरक्षित, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित। कहां पे है ये? देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। किसमें है? एक है झिलमिल झील आरक्षित। झिलमिल झील आरक्षित, ये कहां पर है आपका? ये हरिद्वार में है। क्या है? ये बारासिंगा भी मिलते हैं यहाँ, बारासिंगा भी टकराते हैं कई बार अगर आप इसके अगल बगल से जाओ तो। कौन? क्या बोलते हैं बारासिंगा को इंग्लिश में? अरे यार रेनडियर ऊपर मिलते हैं भाई, कहाँ नीचे ले आए। रेनडियर तो खींचते हैं इसको, स्लेज को खींचते हैं। स्लेज को खींचते हैं किसकी? सेंटा क्लॉज की। कहां पर नहीं खींचते हैं? ऑस्ट्रेलिया में नहीं खींचते हैं, नीचे नहीं खींचते हैं, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में नहीं खींचते हैं। क्यों? क्योंकि 25 दिसंबर को गर्मी हो रही होती है, नीचे जंगलों में आग लगी होती है ऑस्ट्रेलिया के, है ना। थोड़ा लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी समझना है आपने, क्योंकि ईसाइयत जो धर्म है वो ऊपर का है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है। सदर्न हेमिस्फीयर में चला गया वो, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया वाले जब क्या करेंगे, क्या करेंगे? क्रिसमस मनाएंगे 25 दिसंबर को, तो वहां भयंकर गर्मी होगी। क्या होगी? कैसे आएंगे फिर? सेंटा क्लॉज नहीं आ सकते।
तो झिलमिल झील आरक्षित कहाँ है भाई? हरिद्वार में है। कहाँ पर है? हरिद्वार में है। पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित। मैं आपसे इसलिए पूछा, ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि क्रिसमस मनाते हैं गर्मियों में कौन लोग? अब सब लोग परेशान हो गए बच्चे कि जिनको ज्योग्राफी नहीं पता होगा। तो भैया जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जितने देश होंगे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर उस समय गर्मी होगी। क्या होगी? और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से गुजरता है? ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरता है आपका, अफ्रीका से भी गुजरता है आपका, साउथ अमेरिका से भी गुजरता है। तो साउथ अमेरिकी जो देश होंगे, ब्राजील का नीचे नीचे वाला जो भाग होगा, है ना, अर्जेंटीना का ऊपर वाला जो भाग होगा, है ना, नहीं आया समझ में? कैप बी फॉर्मूला है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ अमेरिका के किन देशों से होकर गुजरता? कैप बी, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। क्या है? याद आया कुछ? हाँ, तो कैप बी याद रखना। तो ये सारे देशों में गर्मियों में मनाया जाएगा। ऐसे अफ्रीका में कैप्रिकॉर्न कितने देशों से होकर जाती है? हाँ जी, अरे नाम्बिया क्या हुआ? नामीबिया बोलो यार। हाँ बोलो। 5 देशों से होकर जाती है ना। एक होती नामीबिया से, एक जाती है कहाँ से? बोत्सवाना से, एक जाती है जिम्बाब्वे, एक जाती है आपकी मोज़ेम्बिक से, और एक जाती है कहाँ से? मेडागास्कर से, मालागासी, है ना। एंटानानारिवो कैपिटल है उसकी। याद रहेगा। और हमारे समय में पूछा गया, आप लोग सोचते होंगे कि यूपीएससी पहले बहुत आसान था। हमारे समय में पूछा गया, सुन लो भाई, हमारे समय में पूछा कि साउथ अमेरिका में 0 डिग्री इक्वेटर किन देशों से होके जाती है? तो 3 देशों से होके जाती है। ईसीबी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अब जब हम मैप को देखते हैं ना, तो हमें उसकी लोकेशन कोलंबिया की लगती है ऊपर, है ना, ब्राजील होता है नीचे। लेकिन भाई कोलंबिया से भी जाती है, इक्वाडोर से भी जाती है, कोलंबिया से भी जाती है, ब्राजील से भी जाती है। समझ में आ गया? हाँ। चलो, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया आपने। तो भाई पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित कहाँ है भाई? नैनीताल में है। पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित कहाँ है? नैनीताल में है। और नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पर है? पक्षियों के संरक्षण के लिए, ये भी नैनीताल में है भाई। समझ में आ गया? डिटेल बाद में बताऊंगा, पहले हल्का हल्का याद कर लो भाई। जब हमने पढ़ा ना कि उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, सब पढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्य जीव विहार हैं, ये भी सब पढ़ते हैं, सबको याद होंगे मेरे ख्याल से। पर एक बार मैं भी क्या करूंगा, अपने मुंह से, है ना, उच्चारण कर दूंगा एक बार। 4 संरक्षण आरक्षित हैं। अब संरक्षण आरक्षित तक जाते जाते क्या हो जाता है, जोश ठंडा हो जाता है। तो 2 तो याद करते हैं सब, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। संरक्षण आरक्षित याद नहीं करते हैं। इसलिए क्या करना है आपने, पहले सबसे पहले आपने बायोस्फीयर रिजर्व याद करना है। फिर एक उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान जो आपका गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, ये आपका कहाँ पड़ता है? नैनीताल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इसको याद करना है आपने। उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, इसके साथ 1995 याद करना है। इसके साथ आपने 4.693 किलोमीटर स्क्वायर याद करना है। क्या करना है? अब आप बोलेंगे क्या क्या याद करना है, तो करना पड़ेगा भाई, क्या करें, है ना। तो 4.693 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल याद करना है। ठीक, जनपद नैनीताल याद करना है। क्या याद करना है? बस। तो पहले चरण में इतना ही याद करो, सारा मत याद करो कि जी मैं तो साइबेरियन टाइगर, लेपर्ड, जंगली कैट, सिवेट कैट, भेड़िया, तिब्बती भेड़िया, काला भालू, सांबर, घुरल, बंदर सब याद, सिल्वर फिजेंट, क्लीज फिजेंट, चकोर फिजेंट, तोते, बत्तख, नहीं हो पाएगा याद। पहला काम क्या करना है आपने, पहला सिर्फ इतना याद करना कि गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान कहाँ पर है? नैनीताल में। कहाँ पर है? कब स्थापित हुआ? 1995 में स्थापित हुआ। ठीक है। क्षेत्रफल कितना है? 4.693 वर्ग किलोमीटर, या किलोमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इतना याद करना है। जैव सुरक्षित क्षेत्र में क्या याद करना? विश्व धरोहर जैव सुरक्षित क्षेत्र में याद करना नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ? 1988 में।
कब उसको स्थापित किया, कब? पार्क तो था ही, नंदा देवी नेशनल पार्क था, उसको बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया? 1988 में बनाया गया। फिर याद करना आपने उसका क्षेत्रफल कितना, 5860.6 किलोमीटर स्क्वायर। फिर याद करना कहाँ, चमोली बागेश्वर पिथौरागढ़, चमोली बागेश्वर पिथौरागढ़, है ना, चबापी, ऐसे याद कर लिया करो, है ना, चमोली बागेश्वर पिथौरागढ़। फिर आपने बोला यार ये जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ये यूनेस्को की वर्ल्ड विश्व धरोहर सूची, वर्ल्ड हेरिटेज में भी आती है, और ये 1988 में इसको यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ है हेडक्वार्टर यूनेस्को का? मतलब जब कुछ ना आए तो सब, बोला भी था यार, पेरिस में आईफिल टावर पे लिखना है आपने, क्या यूनेस्को, क्या लिखना है? यूनेस्को। हाँ तो पेरिस में है, ठीक है। साथ में बोलना आपने फूलों की घाटी 2005 में, इसको भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया, शामिल किया। फिर संरक्षण आरक्षित याद करनी है आपने, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित, क्या याद करनी है? आसन, ये याद रखना कहाँ पर है, देहरादून में। कहाँ पर है? झिलमिल झील आरक्षित हरिद्वार, झिलमिल झील और हो सके तो टाइम मिले कभी तो घूम के भी आ जाओ, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, है ना। झिलमिल झील आरक्षित हरिद्वार। पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित नैनीताल, पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित नैनीताल। नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व नैनीताल, है ना, समझ में आ गया? तो भाई देश में कितनी प्रजातियां हैं पक्षियों की? 1263 प्रजातियां हैं। कितनी? 1263 प्रजातियां हैं देश में हमारे, लेकिन उसमें से 600 पक्षी प्रजातियां कहाँ मिलती हैं आपकी? नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व में मिलती हैं, नैनीताल में। समझ में आया? तो कभी अगर नैनीताल घूमने जाना हो तो कृपया नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जरूर जाएं, ठीक है, और उन पक्षियों को जरूर देखें। किनको? वो जो 600 प्रजाति की पक्षियां हैं, है ना, कितने में से? 1263 में से 600 प्रजाति के पक्षी हैं, उनको जरूर देखें। और फिर याद करें सलीम अली को। किनको? अब आप कहेंगे सलीम अली कौन? पक्षी विज्ञानी थे बहुत बड़े, उन्होंने कितने पक्षियों पर अध्ययन किया, कहाँ नहीं गए वो पक्षियों पर अध्ययन करने के लिए। उनके नाम पर क्या है? बर्ड सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। कहाँ है? तो पूछना नहीं है मुझे, बताना है, ठीक है। अब हमने पढ़ने भाई नेशनल पार्क, तो क्या करेंगे हम, एक बार हमने पहले क्या कर लिए, 4 संरक्षण आरक्षित ही पढ़ ली, एक उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान पढ़ लिया, एक सुरक्षित जैव सुरक्षित क्षेत्र पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क, फिर पढ़ेंगे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर पढ़ेंगे हम क्या, संरक्षण आरक्षित ही, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान और जैव सुरक्षित क्षेत्र। समझ में आ गया? ठीक है, तो बता दूं समय, तो मेरे ख्याल से हो सकता है या इसका अलग वो बना देंगे, ठीक है।